हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अभी हम लोग नए सेशन के अकॉर्डिंग क्लास 11th और 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज को पढ़ रहे थे। और हमने भी पीछे की वीडियो में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था। और हमने वहाँ पर लास्ट वीडियोज में यूज किया था इन्फिनेटिव का दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेम प्रोसेस ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी हमको कंबाइन करना होगा टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो टॉपिक वही है, बट आज का जो रूल होगा उस रूल में हम लोग यूज करेंगे पार्टिसिपल्स का। तो व्हाट इज पार्टिसिपल्स, तो इसका पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फर्स्टली बताया था जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक हमारा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, तो ये तीन तरह के पार्टिसिपल हैं। जब ये तीन तरह का, तो डेफिनेटली वाक्यों को हम लोग इन तीन तरीके से जोड़ना भी सीखेंगे। अर्थात पार्टिसिपल का ये जो रूल है वो हमको तीन हिस्सों में पढ़ना होगा। जहां पर एक हिस्सा होगा जहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, दूसरे हिस्से में प्रयोग करेंगे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का और तीसरे हिस्से में प्रयोग करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन उठ सकता है कि व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल एंड व्हाट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। तो मैं आपको यहाँ पर इसका बेसिक नॉलेज बता देता हूँ, बेसिक जो भी चीजें हैं इनके बारे में बता देता हूँ। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा पार्टिसिपल के अंतर्गत हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंपल बनाएंगे। तो जान लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यूजुअली एक क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और ये जो होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। अर्थात जो क्रिया की पहली अवस्था होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो वो किस फॉर्म में हो सकता है, वो हो सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से तो मेन वर्ब भी होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से वो तो जिरंड भी होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होगा, तो उसके लिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जब ऐसी क्रिया जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में होगी उसका हिंदी निकालेंगे, उसको हिंदी में व्यक्त करेंगे, तो ऐसी क्रिया के अंत में कर या फिर ता हुआ या ते हुए आदि ऐसे शब्द आते हैं। अर्थात जो क्रिया होगी वहां पर हम लोग यूज उसका जब अर्थ निकालेंगे तो उसके संबंधित क्रिया के अंत में कर, ता हुआ या ते हुए आदि शब्द जुड़े होते हैं। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसका यूज कैसे करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज में हम लोग चार तरह के रूल्स को फॉलो करेंगे। जहां पर हमको यूज करना होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे करेंगे, चलिए मैं एक एक करके एक एक रूल को यहाँ पर आपको समझाता हूँ, सो दैट हमको ये इसके थ्रू वाक्यों को जोड़ना इजीली समझ में आए। और बचेंगे हमारे दो पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इनका यूज हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तो वहां पर मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा। आज के हमारा मेन टॉपिक प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, इसका प्रयोग करके हमको वाक्यों को जोड़ना होगा। तो हमारा मेन फोकस इसी टॉपिक पर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आज का रूल नंबर 1 होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत। तो ये क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। ये बेसिक रूल होगा। यहाँ पर हमको यह जानना होगा कि जो दो वाक्य दिए गए होंगे उनको किस तरह से जोड़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। तो उसके पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हम लोग पार्टिसिपल का यूज करते कब हैं और किस तरह करते हैं। तो करते कब हैं उसके बारे में बताता हूँ कि पार्टिसिपल का यूज किया कैसे जाता है, कब किया जाता है। तो उसके लिए जब दिए गए वाक्य जो हो गए हैं, ये रूल बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ पार्टिसिपल का प्रयोग करते कब है। when do we use participle, when do we use participle। तो
तो ये एक क्वेश्चन है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि पार्टिसिपल को यूज करते कब है। तो इसमें क्या होता है, जो दिए गए वाक्य हो उसमें जो भी सब्जेक्ट हो क्या हो जाए, समान हो जाए। अर्थात पॉइंट नंबर 1, दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही हो, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट है, एक कार्य के बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए। अर्थात हमारा जो एक वाक्य होगा उसमें जो कार्य हो, उस कार्य के होने के बाद दूसरा कार्य उसका परिणाम हो जाए, अर्थात एक कार्य की वजह से दूसरा कार्य का होना पाया जाए, तो वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं पार्टिसिपल का। देखिए जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, I saw the lion, I ran away। तो यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंस गिवन है, I saw the lion, मैंने शेर को देखा, I ran away, मैं भाग गया। तो यहाँ पर हमको दिख रहा होगा कि जो पहला और दूसरा वाक्य है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, जो कि सेम है, कॉमन है, अर्थात दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो गया, वो समान हो गया है। और जब उनके कार्य को देखोगे तो जो अगला कार्य हुआ है, पहले काम क्या हुआ है, पहले काम देखने का हुआ है, और अगले वाक्य में काम क्या हुआ है, भागने का हुआ है। अर्थात एक कार्य के बाद दूसरा कार्य यहाँ पर होना पाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो मैंने बताया कि अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 1 की तरफ, यूज कैसे करते हैं जो कार्य। अब बात आती है कि हम लोग पार्टिसिपल का यूज करते कैसे हैं। हाउ डू वी यूज पार्टिसिपल्स। तो यूज कैसे करते हैं, तो एक जो हमारा बीच वाला पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, उसको हटाकर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों पर लागू होता है कि हम लोग उसका यूज कैसे करते हैं। तो दोनों वाक्यों में जो कार्य पहले होता है, क्या मैंने बताया, जो कार्य पहले होता है उसके वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं, उसके वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1। अर्थात जो दो दिए गए वाक्य होंगे, जैसे हमारे पर यहाँ पर जो दो दिया गया वाक्य है, तो इसमें पहले काम क्या हो गया था, पहले काम हो रहा है देखने का। तो जो काम पहले होगा उसी के वर्ब को हम लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपल में बदल देंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में ऐसे कह सकता हूँ, शेर को देखकर मैं भाग गया। तो पहले काम देखने का हो गया था, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करने जा रहे थे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या था, by using present participle, by using present participle, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, और ऐसे संबंधित क्या करना, क्या होगा, जुड़ा हुआ करके ता हुआ या फिर ते हुए, ऐसे शब्द जुड़े होंगे। तो अब देखिए अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोलूं, अगर इसका हिंदी मुझको लिखना होगा तो हिंदी में लिख सकता हूं, मैंने शेर देखा, और इसका क्या जाएगा, मैं भाग गया। तो हमारे पास ये जो दो सेंटेंस लिखे गए हैं, इन दोनों सेंटेंस को देखकर मैंने पहले एक का अर्थ निकाला है, आई सॉ द लायन, मैंने शेर देखा, आई रैन अवे, मैं
भाग गया। तो अगर मैं इन वाक्यों को हिंदी में जोड़ दूं तो इसका हिंदी में कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, हिंदी में इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है फिर देखकर, फिर देखकर मैं भाग गया। देखिए तो हिंदी मैंने इन वाक्यों को इस तरह जोड़ दिया है, फिर देखकर मैं भाग गया। अब यहाँ पर जो दो क्रियाएं हैं, यहाँ पर इस पहली क्रिया को देखिए देखकर, यहाँ पर क्या शब्द जुड़ गया है, कर शब्द जुड़ गया है। और मैंने बताया जहां पर कर शब्द जुड़ जाएगा वो किस फॉर्म में हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। तो हमारे पास यहाँ पर जो दो क्रियाएं हैं, एक देखने का, एक भागने का, तो यहाँ पर इस क्रिया के साथ कर शब्द लगा हुआ है, तो डेफिनेटली इसी क्रिया किस फॉर्म में बदलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में बदलेंगे। और जो क्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज होती है उसको लिखते हैं वाक्य के बिल्कुल प्रारंभ में, अर्थात देखकर शब्द का देखने की इंग्लिश होती है सी, उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, सी हो जाएगा और उसका प्रयोग करेंगे वाक्य के बिल्कुल प्रारंभ में। तो ये क्या हो जाएगा, सी। अब जब सब्जेक्ट समान होता है तो इस पहले वाले वाक्य को जो जहां पर कार्य पहले होता है उसके सब्जेक्ट को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि हमको फॉर्मेट क्या करना, हमको बनाना क्या है, हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, साधारण वाक्य बनाना है। और सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन कहता है कि ऐसे वाक्यों में नंबर ऑफ सब्जेक्ट एक होना चाहिए और नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ड कितना होना चाहिए, वो भी एक ही होना चाहिए। दैट इज वाई यहाँ पर सब्जेक्ट सेम था, तो जो पहले काम हो रहा है इस वाक्य के सब्जेक्ट को हम रिमूव कर देंगे, अगला जो सब्जेक्ट वर्ब है और जो पहले काम हो रहा है उसको हमने बदल दिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। और इसके बाद पहले वाक्य का जो भी शब्द बच रहा है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बगल में लिख दिया जाता है। यहाँ क्या बच रहा है, द लॉयन, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सीइंग द लॉयन। तो अब ये देखिए ये जो हिस्सा हमने लिखा है ये हमने पहले वाक्य पे लिखा हुआ है, पहले वाक्य में लिखा है। तो जहां पर पहले वाक्य का हिस्सा खत्म होता है वहां पर लगाते हैं कॉमा। क्यों कॉमा लगाते हैं, क्योंकि हम लोग जब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं तो वो फॉर्मेशन करता है पार्टिसिपल फ्रेज का, जहां पर पार्टिसिपल फ्रेज खत्म होता है उसके बाद लगाते हैं कॉमा। अब इस वाक्य को देखिए, मैं भाग गया, तो मैं भाग गया तो पूरा ट्रांसलेशन इसी वाक्य था। इससे क्या पता चल रहा है कि जो कार्य बाद में हुआ है उसके वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई रैन अवे। तो इस तरह से हमने दोनों वाक्यों को जोड़कर क्या बना लिया, सीइंग द लायन आई रैन अवे। तो अभी तक अगर किसी को कंफ्यूजन है मैं दोबारा फिर नियमों को रिपीट कर देता हूं। नियम क्या था, पहले हमने क्या जाना कि व्हेन डू वी यूज पार्टिसिपल, कि हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग करते कब हैं। तो पार्टिसिपल का प्रयोग तब किया जाता है जब दिए गए जो वाक्य होते हैं, पहला चीज उनके सब्जेक्ट समान हो जाए, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर जो दो सेंटेंस लिखा गया है सब्जेक्ट समान होना चाहिए, पहली चीज होती है। दूसरी चीज एक कार्य के होने के बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए, तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग यूज करते हैं पार्टिसिपल का। तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन ये जो नियम मैं बता रहा हूँ वो पास्ट पार्टिसिपल पर लागू नहीं होता है। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल को थोड़ा अलग करेंगे। ये जो नियम है कि कब यूज करते हैं पार्टिसिपल का, इस नियम के अकॉर्डिंग हम इसका यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के या फिर पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए कर सकते हैं। तो हमको जब इसका यूज करना होता है तो ये समझाएंगे कब करते हैं, जहां पर दिए गए वाक्य सब्जेक्ट क्या हो जाए, एक हो जाए, समान हो जाए और एक कार्य के बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए, तो वहां पर प्रयोग करते हैं पार्टिसिपल का। अब बात करते कैसे हैं, तो हमारे पास जो वाक्य गिवन होंगे, जो वाक्य दिए गए होंगे, उन वाक्यों में जो कार्य पहले होता है उन्हीं वाक्यों की क्रियाओं को बदलते हैं पार्टिसिपल में, और जो कार्य होता है बिल्कुल अंत में उस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको एज इट इज लिख लिया जाता है। तो ये रहा तरीका यूज करने का। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बताया था, एक और एग्जांपल के थ्रू मैं इस चीज को क्लियर कर रहा हूँ। तो चलिए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं।
तो देखिए हमारा अगला रूल क्या है, रूल नंबर 1 होगा। रूल 1 किसका यूज करना आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमको वाक्यों को जोड़ना है। रूल नंबर 1 इसके अंतर्गत क्या होगा, जब दो वाक्य या दो से अधिक वाक्य दिए गए हों और उनके सब्जेक्ट समान हो, जो मैंने बताया रूल नंबर 1 एग्जैक्टली वही था जो पीछे बताया मैंने, कि जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो तथा एक कार्य के बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए तथा दोनों कार्यों के होने में समय अंतराल बहुत कम या न हो अथवा दोनों कार्यों का एक साथ होना पाया जाए। तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग करते। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर रूल क्या लिखाया हुआ है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं, जब दिए गए जो वाक्य होते हैं उन दिए गए वाक्यों में जो सब्जेक्ट हो समान हो, अर्थात जितने भी वाक्य हो जो कार्य हो रहा है उन सभी कार्य करने वाला व्यक्ति एक ही हो, तो और तथा साथ ही साथ एक कार्य के बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए, अर्थात पहला कार्य हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य हो तथा दोनों कार्यों के होने में समय अंतराल बहुत कम या ना हो, या फिर अथवा कहा जाए दोनों कार्यों का एक साथ होना पाया जाए, अर्थात जो कार्य हो रहे हैं उनको एक साथ होना पाया जाए या फिर उनके बीच का जो समय अंतर हो, समय अंतराल हो वो बहुत ही कम हो, ना के बराबर हो, तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। क्लियर है ये बात होगी। तो करते कैसे हैं प्रयोग उसको जान लेते हैं, ये तो नियम हो गया। अब जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, जो कार्य पहले होगा तो क्या होगा, ऐसे वाक्यों को जोड़ते इसमें, ऐसे वाक्यों को जोड़ते समय नंबर 1 पॉइंट है हमारा, जो कार्य पहले होता है उसके वर्ग को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं तथा
जो कार्य अंत में होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तथा अंत में होने वाले वाक्य के पहले कॉमा का प्रयोग करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, नियम क्या है, ऐसे वाक्य को जोड़ते समय हम लोग क्या करते हैं, जब ये कंडीशन फॉलो ऊपर वाला, तो जब हम लोग ऐसे वाक्यों को जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कार्य पहले होता है उसी के वर्ब को किस में बदल देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं तो देखिए एक चीज मैंने बताया, बार बता रहा हूँ कि वाक्यों के सब्जेक्ट समान होते हैं, तो जब हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं पहले होने वाले वाक्य के क्रिया को, तो वहां पर जो सब्जेक्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, और उस सब्जेक्ट की पूर्ति हमको कहाँ पर हो जाएगी, जो कार्य लास्ट में होता है वहां पर हमको सब्जेक्ट की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए जहां पर हम लोग जिन वाक्यों की क्रियाओं को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं उन वाक्यों के सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो और साथ ही साथ जो कार्य बाद में होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, लेकिन उसको लिखने से पहले उसके पहले क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, जैसे कि I went home, I went home, I ate food। तो ये रहा हमारा सेंटेंस, आई वेंट होम, मैं घर गया, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। तो घर जाने के बाद पहले काम क्या हो रहा है, घर जाने का, उसके बाद क्या हो रहा है, काम खाने का। तो एक कार्य के बाद दूसरे कार्य का होना पाया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, समान है, तो पहले काम क्या हुआ है, घर जाने का। और इन वाक्यों को अगर हिंदी में जोड़ेंगे, हिंदी में क्या हो जाएगा कि घर जाकर मैंने खाना खाया। तो घर जाकर मैंने खाना खाया, तो मैंने खाना खाया कहीं ना कहीं ये जो हिस्सा है ये इस पूरे वाक्य का ट्रांसलेशन है, और यही वाक्य जो है बाद में हो रहा है, इसी वाक्य में जो क्रिया है उसका काम होना बाद में पाया जा रहा है। तो मैंने बताया कि जो कार्य बाद में होता है उसमें कोई चेंज नहीं करते, उसको एज इट इज लिख देते हैं, और जो काम पहले होता है पहले काम ही हो रहा है, और इसमें कर शब्द जुड़ गया है। जब कर शब्द जुड़ गया है तो किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना होता है तो कैसे करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके, और सब्जेक्ट समान है तो यहाँ से सब्जेक्ट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, और इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, गोइंग होम। अब देखिए यहाँ पर होम तक हमने लिख लिया है, अब इस वाक्य को एज इट इज लिखना है, तो इस वाक्य को लिखने से पहले हमको क्या प्रयोग करना होगा, हमको प्रयोग करना होगा कॉमा का। तो यहाँ पर हम लगा देंगे कॉमा, गोइंग होम आई एट फूड। तो आई होप आपको ये जो पहला नियम है ये समझ में आया होगा। अभी आगे हमको और भी नियम पढ़ने होंगे, तो उसको समझने से पहले वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको लिख लीजिए। इसी के बाद मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ, अगले रूल की तरफ बढ़ता हूँ। तो हमारे पास अगला रूल क्या होगा, तो
अगला रूल है रूल नंबर सेकेंड। यहाँ भी हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, यदि दिए गए वाक्यों में से पहले वाक्य में से पहले वाक्य में वर्ब टू बी या वर्ब बी जिसको कहते हैं वर्ब टू बी, ये क्या होते हैं, ब्रैकेट में बता देता हूं, इज एंड आर वाज या वर का प्रयोग हुआ हो तो इन्हें बीइंग में बदलकर वाक्यों को जोड़ते हैं, बदलकर वाक्यों को जोड़ते हैं। तो देखिए ये जो नियम है, नियम तो बिल्कुल लास्ट वाले नियम की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा नियम थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो रूल है हमारा थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है। अभी हमने देखा कि जो पीछे के रूल में हमने देखा कि दोनों वाक्यों में कोई ना कोई मेन वर्ब था। जैसे पहला वाक्य में जो मैंने सेंटेंस बताया, आई सॉ द लायन, आई रैन अवे, तो पहले वाले वाक्य में मेन वर्ब सॉ आया था, और जो दूसरा वाला वाक्य था वहां पर मेन वर्ब रैन आया था। लेकिन क्या हो जाए यदि जो कार्य बाद में हो रहा है और जो वाक्य पहले आ रहा है, मतलब जो क्रम अगर देखें हम लोग, तो जो वाक्य पहले लिखा गया है उसमें मुख्य क्रिया न होकर वर्ब टू बी आ जाए। वर्ब टू बी का तात्पर्य क्या है, इज, एम, आर, वाज या वर आ जाए लिंकिंग वर्ब के रूप में, अर्थात ये लिंकिंग वर्ब के रूप में होंगे, जिनके पास कोई मुख्य क्रिया का प्रयोग न हो, तो ऐसे वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे। तो इस केस में मैंने बताया ये जो ये एम, आर, वाज, वर होते हैं, ये वर्ब टू बी अर्थात बी के रूप होते हैं। ये जो एम, आर, वाज, वर क्या होते हैं, बी के रूप होते हैं। तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम इसी इज, एम, आर, वाज, वर को किसमें चेंज कर देंगे, बीइंग में चेंज कर देंगे, और वाक्य रूल्स जोड़ने का वही रहेगा जो हमने पीछे के रूल में पढ़ा है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, द lion was hungry. The lion was hungry. He killed the goat. He killed the goat. तो ये रहा हमारे पास सेंटेंस। अब यहाँ पर आप सेंटेंस देखेंगे कि पहला सेंटेंस क्या कहा जा रहा है, द lion was hungry, शेर भूखा था, he killed the goat, उसने बकरी को मार दिया। तो बताइए बाद में काम क्या होगा, पहले मतलब जब भूखा था उसके बाद ही तो उसने बकरी को मारा है, अर्थात ये कार्य तो बाद में हो रहा है। जब ये कार्य बाद में हो रहा है अर्थात इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये जो पहला वाक्य हमको मिल रहा है यहाँ पर कोई मुख्य क्रिया नहीं आई है, बल्कि वाज का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में हुआ है। तो और यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर द लॉयन आया हुआ है, और यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, ही का प्रयोग किया गया है। नाउ टेल मी, यहाँ पर पहले वाक्य में कहा गया है कि शेर भूखा था, he killed the goat, उसने बकरी को मार दिया। उसने अर्थात किसने बकरी को मार दिया है, अर्थात शेर ने मारा है। इससे वो क्या पता चल रहा है कि जो ही का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है, द लॉयन का लिए ही किया गया है। इसका मतलब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट भी क्या हो गए हैं, समान हो गए हैं। यहाँ पर द लॉयन का प्रयोग दोबारा नहीं किया गया है, क्योंकि जब हमने एक बार नाउन का जिक्र कर लिया है तो अगले वाक्य में हमने उस नाउन के लिए किसका प्रयोग कर लिया है, प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया है। तो इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, ही का प्रयोग किया गया है, और वो ही किसके लिए आया है, द लॉयन के लिए ही आया है। तो मैंने बताया जहां पर वाज या इसमें से इज, एम, आर, वाज, वर में से किसी का भी प्रयोग आ जाए तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए पहला सब्जेक्ट तो हट जाएगा, तो हम लोग द लॉयन को तो हटाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर वाज को किसमें चेंज कर देंगे, बीइंग में। तो वाज की जगह हो जाएगा बीइंग,
और इसके बाद क्या आ जाएगा हंगरी, क्योंकि पहले वाक्य में हंगरी शब्द बचा हुआ है, बीइंग हंगरी। तो ये हमारा फॉर्म हो गया है पार्टिसिपल फ्रेज का। तो यहीं पर हम लोग लगाएंगे कॉमा, क्योंकि हंगरी के बाद सेंटेंस खत्म है, जहां पर खत्म होता है तो वहां पर हमने कॉमा लगा दिया है। अब नॉट एनी, ये जो ही आया हुआ है वो किसके लिए आया था, द लॉयन के लिए। तो अब ही को यहाँ पर लिखने से ज्यादा सही क्या रहेगा, ही की जगह द लॉयन को लिखना, क्योंकि हमने यहाँ पर ही लिखा था क्योंकि हमने ऑलरेडी द लॉयन का जिक्र किया हुआ था पहले। लेकिन यहाँ पर जब हमने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है बीइंग हंगरी, तो बीइंग हंगरी लिखने हमने कहीं भी द लॉयन का जिक्र नहीं किया है। दैट इज वाई हम लोग सब्जेक्ट को रिमूव करते हैं, यहाँ से द लॉयन को तो रिमूव करेंगे, लेकिन द लॉयन यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा किससे, ही से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ही की जगह क्या लिखेंगे, द लॉयन बीइंग हंगरी, द लॉयन किल्ड द गोट। तो ये रहा इस टाइप के सेंटेंस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका। देख लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट एक, नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब भी एक है, तो ये बनने वाला सेंटेंस क्या हो गया है, सिंपल सेंटेंस। तो आइए आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमारे पास दो रूल और है, तो इसी तरह बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, जो रूल नंबर थर्ड है। रूल नंबर थर्ड बिल्कुल इस रूल की तरह ही होगा, लेकिन वहां पर इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग जो होगा वह पैसिव वॉइस में हुआ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो वहां पर भी हम लोग इज एम आर वाज वर्ब को किसमें बदलेंगे, बीइंग में ही बदलेंगे। और लेकिन जो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी पैसिव वॉइस में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसका जो रूल होता है, मैं आपको रूल को बता देता हूँ, यहाँ पर लिखने से ज्यादा जरूरी होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि यदि जो दिए गए वाक्य हो उनमें जो पहला वाला वाक्य हो वो पैसिव वॉइस में लिखा गया हो, पहला वाला वाक्य क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस में लिखा गया हो, और जो बाद में कार्य होता है उसको तो हमको ऐसे लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो जो पैसिव वॉइस में लिखा गया वाक्य होगा उसको जो हम लोग चेंज करेंगे पार्टिसिपल फॉर्म में, तो पैसिव वॉइस वाले वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं करते हैं। वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर इज एम आर या वाज वर्ब का प्रयोग हुआ होता है उसको चेंज कर देते हैं बीइंग में, और ऐसे वाक्यों को जोड़ देते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जैसे कि she was tired of walking. She was tired of walking. She slept. She was tired of walking. She slept. तो देखिए हमारे पास दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस क्या है, she was tired of walking, और अगला सेंटेंस है she slept। तो अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर was का प्रयोग किया गया है और was के साथ क्या आ गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिनको नहीं पता है कि पैसिव को पता कैसे करते हैं, मैं उनको बता दूं कि ये जो इज एम आर वाज वर्ब लिखा हुआ है, अगर इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाए, या फिर हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाए, तो मैंने जितने भी हेल्पिंग वर्ब का जिक्र किया है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक और होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये उनके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और हमको पता है कि जब एक्टिव वॉइस में ये वाक्य लिखे जाते हैं तो इन क्रियाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, अर्थात जब इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगे तो वो बनाते हैं एक्टिव वॉइस। लेकिन इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, जैसे यहाँ पर टायर्ड का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे वाक्य क्या हो जाते हैं, पैसिव वॉइस। तो इसका सीधा मतलब है यहाँ पर जो पहला वाला वाक्य लिखा गया है ये किस वॉइस में हो गया है, ये हमारा हो गया है पैसिव वॉइस में। तो अब जब इस वाक्य को हमको कनेक्ट करना है, इन दोनों वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो पहले थकने काम हुआ है उसके बाद सोई है, तो अर्थात पहले काम ये हुआ है, तो इसी क्रिया को हम लोग को चेंज करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो देखिए जब ये पैसिव वॉइस में होती है मेन वर्ब के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसमें चेंज नहीं करना है, बस हमको चेंज किस में करना होगा, इसके पहले जो वाज आया हुआ है इसको किस में चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे बीइंग में। सब्जेक्ट से मैं यहाँ से ये सब्जेक्ट तो हट जाएगा, तो वाज की जगह क्या लिख देंगे, बीइंग टायर्ड
ऑफ वॉकिंग, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग। अब यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, क्योंकि यहीं पर ये पहला सेंटेंस का जो भी हिस्सा है वो खत्म हो गया है। यहाँ पर कॉमा लगाकर ये काम लास्ट में हुआ है, इस सेंटेंस को एज इट इज इन पर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा सी स्लेप्ट। चलिए हमारा पूरा सेंटेंस कंबाइन होकर बन गया है बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग सी स्लेप्ट। और ये कौन सा सेंटेंस बन गया है? ये बन गया है सिंपल सेंटेंस। तो ये रहा प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड हमारा तीसरा नियम। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड हमारे पास एक और नियम है, तो चलिए इसके बाद मैं उस नियम को भी आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास जो अगला नियम होगा रूल नंबर 4, वो क्या है उसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो अभी तक के वाक्यों में हमने यह जाना या देखा कि जो वाक्य के सब्जेक्ट है वो सेम थे। जब सेम थे तो हमने इजीली उन वाक्यों के सब्जेक्ट को हटा दिया। लेकिन क्या हो जब वाक्यों के सब्जेक्ट अलग हो जाए, तब कैसे जोड़ेंगे? जहां पर हमको यूज क्या करना होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो इसमें रिलेशन क्या होता है कि जब पहले वाला वाक्य, जो कार्य पहले हो रहा है, उसका उस वाक्य में आया हुआ ऑब्जेक्ट और जो दूसरा वाक्य होता है उसका सब्जेक्ट एक ही हो जाए और अगला वाला वाक्य कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा गया हो, तो ऐसे वाक्यों को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो जो कार्य बाद में होता है उस वाक्य के सब्जेक्ट को हटा देते हैं और वहां से हेल्पिंग वर्ब हट जाएगा। वो गिवन सेंटेंस ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, तो उसकी जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा वो किस रूप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा? वो आ जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। तो मैं नियम बताता हूं। यदि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट तथा दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट एक ही हो तथा दूसरा वाक्य कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, तो हम लोग क्या करेंगे? नियम क्या है कि पहले जो वाक्य हो उसका ऑब्जेक्ट तो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट वो एक ही हो जाए और जो दूसरा वाला वाक्य हो वो किस टेंस में हो जाए? कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाए। तो ऐसे वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे? ऐसे वाक्यों को जोड़ते समय पॉइंट नंबर पहला काम को क्या करना होगा? पहला काम होगा पहले वाक्य को पूरा लिख लेते हैं। पहले वाक्य को पूरा लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास हो जाएगा दूसरे वाक्य से सब्जेक्ट तथा एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब को हटाकर वाक्यों को जोड़ लेते हैं। तो देखिए हमको क्या करना होगा कि जो पहला वाक्य होगा उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अभी तक हम लोग जो भी चेंज कर रहे थे पहले वाक्य की क्रिया कर रहे थे क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट सेम होते थे, लेकिन यहाँ पर न क्या नियम है, ऑब्जेक्ट और पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट सेम होगा। तो इस केस में हमको क्या करना होगा? जो पहला वाला वाक्य होगा, जो पहले काम होगा, उस वाले वाक्य को पूरा लिख लेंगे बिना कोई चेंज किए। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा? जब पहले वाले वाक्य को लिख लेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट
तो होगा, वो हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया है। तो जब पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट सेम है, दैट इज वाई उसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट को हटा देंगे और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आया होगा उसको भी हटा देंगे, और वो वाक्य किस टेंस में होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। तो उसी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया होगा, उसी से जाकर पहले वाले वाक्य को कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आई सॉ अ मैन, he was carrying a lamp, he was carrying a lamp। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है आई सॉ अ मैन ही वाज कैरिंग अ लैम्प। अगर पहले वाले वाक्य का अर्थ निकालेंगे, मैंने एक आदमी देखा वह एक लैंप ले जा रहा था, तो लिए हुए, तो यहाँ पर देखिए ही किसके लिए आ गया है, ही आ गया है अ मैन के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैन है, और यहाँ पर पहले दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ही है। और जब पहला काम क्या है देखने का, दूसरा काम क्या हो रहा है, दूसरा देखा है तो उसमें जो आदमी वो क्या कर रहा है, लैंप ले जा रहा है, तो ये काम पहले हुआ है, ये काम बाद में हुआ है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है इसके और पहले वाले दूसरे वाले वाक्य का जो सब्जेक्ट दोनों क्या हो गए हैं, वो सेम हो गए हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला वाला वाक्य है इसको पूरा लिख लेंगे, क्योंकि अभी तक हमको दोनों वाक्य सब्जेक्ट से मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, तो दोनों सब्जेक्ट क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। तो इस केस में हम लोग पहले वाले वाक्य को पूरा एज इट इज लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई सॉ अ मैन। अब जैसे हमने लिख लिया है यहाँ तक, तो हमको पता है किसके लिए आया था, अ मैन के लिए आया था। हम दोनों वाक्यों को जोड़ने जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इस ही को हटा देंगे, और इसके बाद का ये जो हेल्पिंग और वाज है वो भी हट जाएगा। हमको कैरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी यहाँ पर दिख रहा है, तो जितना हिस्सा बचेगा उसको यहाँ पर लाकर इससे कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आई सॉ अ मैन कैरिंग अ लैम्प। तो ये रहा हमारा इस रूल से रिलेटेड एग्जांपल। तो आई होप आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड जो भी रूल्स और जो भी एग्जांपल मैंने आज बताया है वो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक लोगों को शेयर जरूर कीजिए। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड वाक्यों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, कैसे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे अगली वीडियो में। तो इसी बात, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।